इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज 25 फरवरी 2020 जो आज मैथ का पेपर हुआ था क्लास 10th का, उसे मैंने आज सॉल्व किया है। 822 NB आपके सामने सेट प्रस्तुत है। इसे हमने फुली सॉल्व किया है और आज 25 ही तारीख है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम इस सेट पेपर में हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखें और इस सेट पेपर को पूरा देखें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 822 NB आज 25 तारीख है। मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा आया और सरल भी आया। आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। उम्मीद है आपके नंबर अच्छे आएंगे। बस इस सेट पेपर को मैंने सॉल्व किया है, तो इसे आप अपने हिसाब से चेक करें और देखें हमारा पेपर कितना सही है। ठीक है, सो हम पहले पार्ट से लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बन के आ रहा है एक्स अक्ष से दूरी है। मैं यहीं पे इसको आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बाई है, ये बाई डैश है। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है। अब बिंदु -3,4 कहाँ पर होंगे? -3,4 यहाँ होंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, -3 और 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 और 4। ये हो गया -3,4। ठीक, अब यहाँ से एक्स अक्ष से दूरी कितनी? एक्स अक्ष से यहाँ लिखा है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? 4 है। ठीक है, ये आंसर इसका ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सॉल्व है क्वेश्चन। लिखा है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद होगा। तो मैंने सबसे पहले a बराबर -5, d बराबर -5/2 + 5। यहाँ पर LCM लिया है। सबसे पहले -5 + 2 पंजे 10/2, 10 में से 5 निकाला, 5/2 आ गया d का मान। ठीक है, d हमारा 5/2 आ गया। फिर इसके बाद n बराबर 11, क्योंकि 11 पदों का हमें 11वां पद निकालना है, तो n बराबर 11। an बराबर समांतर श्रेणी के nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो an आपका an हमें निकालना है -5, जो प्रथम पद है। n की वैल्यू 11 -1 × 5/2, -5 + 11 में से 1 घटाया 10 × 5/2, 2 पंजे 10 और 5 × 5 होता है 25, -25 में से 5 निकालेंगे, यानी 11वां पद जो आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, ये मैंने निकाला है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक सिक्के को, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका लिखा है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, देखिए सिक्के के जो परिणाम होते हैं वो हेड और टेल होते हैं। 2 परिणाम होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेड और टेल। ठीक है, सिक्के को उछालेंगे तो शीर्ष हेड आएगा, तो शीर्ष आने के परिणाम कितना होगा? 1। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2। शीर्ष आने के परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी 1/2 इसका आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गा के बाद आएगा घा। यह लिखा है sin² 60 - sin² 30। ठीक है, इसका मान क्या होगा? अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 का वर्ग करेंगे और sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे। देखिए मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। √3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, √3/2 3/4 -1/4। 4 यहाँ LCM हो गया, 3 में से 1 घटाया 2/4, 2 से ये काटा, 1/2 आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है, चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। ठीक है, दोनों समरूप हैं। यदि AK बराबर 10 सेमी और BC बराबर 3.5 सेमी हो, तो HK बराबर 7 सेमी हो, तो AC का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। ये 2 ट्राइंगल हैं जो आपस में समरूप हैं। समरूप हमने आपको पहले ही बता दिया था, समरूप होता है जैसे एक छोटा ताजमहल और एक बड़ा ताजमहल, यानी एक समान रूप रखने वाले। एक 100 ग्राम का सेब और एक आधी किलो का सेब या 400 ग्राम का सेब। ठीक है, यहाँ देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 10 है। हमें ये AC निकालना है। तो समरूपता की प्रमेय से हम लगाएंगे BC/HK।
BC अपॉन HK बराबर AC अपॉन AK। ये आ गया 3.5/7 AC बट्टे 10। AC बराबर 3.5 गुणा 10/7, 7 पंजे 35, 10 पंजे 50, AC बराबर 5 सेमी आ गया। ठीक है, अगला लास्ट इसका क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। देखिए जब भी मूल समान होते द्विघात समीकरण के तो कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा -6 और c बराबर आएगा k। फिर हम इसमें रखेंगे b² - 4ac में, तो यहाँ देखिए -6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × k, 6 का वर्ग होता है 36, -4 या 12 k बराबर 0। ठीक है, 12 k को इधर भेजा, 36 को उधर भेजा, माइनस का हो गया, माइनस माइनस कर लिया प्लस। ठीक है, 12 का भाग लगाया, 12 × 36, k बराबर 3 आंसर इसका आ गया। इस तरीके से ये पूरा खंड हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अगले खंड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला खंड है, यहाँ पर संख्याएं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए इसका यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। संख्या 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ 4025 ग्रेटर देन 1656, यानी 4025 बड़ा है और 1656 छोटा है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो पहले हम ऐसे इसमें पहले डिवाइड करके देखते हैं। 1656 का मैंने 2 बार डिवाइड दिया, ये 33 बार आया, फिर इसमें से लेस करके 713 निकला। फिर 713 का ये वाली संख्या को भाज्य में रख लेते हैं और ये भाजक बन जाती है जो शेषफल में निकल के आती है। फिर दोबारा से डिवाइड लगाया, 2 आया और ये 14 26, ये 230 आ गया। अब जो संख्या रिमाइंडर में थी वो बन जाएगी आपकी भाज्य और जो संख्या शेषफल में आती वो बन जाती भाजक। ठीक है, इस तरीके से जब तक काटते जाते तब तक शेषफल 0 ना हो जाए। फिर इसके बाद इसका मासा निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा 4025 1656 गुणा 2, इसको थोड़ा सा मैं ये देखिए 4025 ये रहा, 16 से 56 गुणा 2 ये लिखा मैंने, 16 56 गुणा 2 प्लस रिमाइंडर में जो बच के आया 713 ये आ गया। ठीक, फिर इसके बाद 16 56, देखिए 16 56 है, 16 56 ये लिखा और 713 में कितने का गुणा किया, 2 का, ये लिखा और रिमाइंडर कितना बचा 230 ये लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या किया, जो रिमाइंडर शेष बचा, कितना बचा रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर शेष बचा 23। ठीक, ये आ गया 713 ये आया, 230 का इसमें 3 का गुणा करेंगे, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, मुझे रिमाइंडर बचा 23। फिर इसके बाद 230 आ गया, 23 का गुणा किया 10 में और रिमाइंडर आ गया 0। जो लास्ट में लिखा है मैंने शेषफल बराबर 0। अंतिम भाजक क्या था, 23 था। ये देखिए अंतिम भाजक ये है। ठीक है, 23, यही आपका मासापा बन जाएगा। मासापा बराबर 4025 को 1656 बराबर 23। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आया। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दूसरे का कारण निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। बर्गनताल बारंबारता 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 7 8 2 2 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, इसको आपको मैं दिखा दूँ। देखिए बहुलक क्वेश्चन की एक मुख्य पहचान होती है। बहुलक में क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस बहुलक में बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम F1 मानते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें बारंबारता सबसे अधिक 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, चित्र से स्पष्ट है बहुलक वर्ग की 3 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए हम इसे F1 मानेंगे। F1 बराबर 8। ठीक है, F1 F0 F2 और इसके सामने वाला ये होता है L। मैंने यहाँ लिखा F1 बराबर 8, F0 बराबर 7, F2 बराबर 2, L बराबर 3, H बराबर 2। बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अगला है फिर L की वैल्यू यहाँ रखी 3 प्लस F1 8 माइनस 7, 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 गुणा 2। 8 में से 7 घटाया 1 बचा, 8 दूनी 16, 7 और 2 9 हो गए। ठीक, अब 3 + 2/7, 7 का भाग 2 में लगाया, ये 0.2857 बार गया और इसको पर ऐड कर दिया, ये बहुलक का मान आ गया 3.2857। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है निम्न का मान ज्ञात करो। tan 30 को sec 60 प्लस tan 60 sec 30। देखिए दूसरे का गा प्रश्न हम कर रहे हैं सॉल्व। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, कोसेक 60 का होता है 2/√3 प्लस √3 2/√3। √3 से √3 कट गया,
ठीक है, और अंडर रूट 3 हो गया 3, 2/3 धन 2/1, ये हो गया 2 धन 6/3 यानी 8/3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर है और इनकी संगत भुजाएं PQ बराबर और इनकी संगत भुजाएं PQ 1.6 सेंटीमीटर और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। हमें समरूपता की प्रमेय लगानी है। यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR के। मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल आपस में बना दिए, इनकी ये संगत भुजाएं हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको इसमें भी बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो हमने फास्ट ट्रैक पेपर अपना लगाया था उसमें भी ये आपको बताया था और ये सवाल आए। AB/PQ का होल स्क्वायर यानी AB है 1.4 बट्टे 1.6 का होल स्क्वायर। दशमलव से दशमलव मैंने खत्म कर दिया और इसको जब काटेंगे 2 7 जा 14 होते हैं, 2 8 जा 16 होते हैं, 7/8 आ गया। और इसका हमने जब अनुपात निकाला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC अनुपात ट्राइंगल PQR बराबर 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आगे फंस गया। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने 2019 में भी बताया था और 2020 में भी बताया था। ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये आ भी गया √3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए जरा प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखिए। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसे हमने P/Q के रूप में लिखा। P/Q बराबर √3, P बराबर √3/Q, दोनों पक्षों का वर्ग किया, ये बन गया P² बराबर 3Q का समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्या है, 3Q² 3 से विभाज्य, हम 3 से इसे डिवाइड दे सकते हैं। तो P² भी 3 से विभाज्य है। P² का ऐसे भी भाग लगा सकते हैं यानी P²/3Q या 3Q²/3 में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा P² 3 से विभाजित, तो P बराबर 3 से विभाज्य होगा। अब ऐसे ही अगला करते हैं। वैसे तो प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आगे चलते हैं तो P बराबर 3C रखते हैं इस वाले समीकरण में। 3C समीकरण 1 में यहाँ पर इस वाले समीकरण रख दिया P² बराबर 3Q²। अब यहाँ पर P बराबर 3C रखेंगे, 3C का होल स्क्वायर बराबर 3Q², Q² बराबर 3C²। अब इसी तरीके से बन गया 3C² 3 से विभाज्य है और Q² 3 से विभाज्य, तो Q 3 से विभाज्य होगा। स्पष्ट है P और Q दोनों ही 3 से विभाज्य। मैंने यहाँ लिखा है अतः स्पष्ट है √3 एक परिमेय संख्या है। परंतु यह पूर्व कथन है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मैं का विरोध करता है, यह हमारी कल्पना गलत है। अतः √3 एक परिमेय संख्या। नंबर तीसरे का खा में क्या लिखा है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बिंदु 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात करो। बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। देखिए जरा मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने x अक्ष और y अक्ष बनाया, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ठीक है, P और Q पर ये कर रहा है A, 0 और 0, B और इसका मध्य बिंदु है 2, -5। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको ये इस यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बिंदु Q के A, 0 और यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, B। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु आया 2, -5। अब मैंने इसको बिंदु Q के निर्देशांक x1 y1 माने A, 0 और इसके x2, y2 0, 0 और मध्य बिंदु को कैपिटल X और कैपिटल Y से मैंने मान लिया है। ठीक है, अब मध्य बिंदु के हम फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। यहाँ फॉर्मूला लगाया, मध्य बिंदु ये 2 रखा, a + 0/2, 2 दूनी 4, a बराबर 4 और ये y बराबर y1 + y2/2 -5 0 + b/2, 2 5 जा 10। ये आपका आ गया देखिए A 0, B के कोऑर्डिनेट आए 0, -10 और Q बराबर A, 0 के आए 4, 0। देखिए यहाँ पर ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए A, 0 के बन गए 0, B बराबर 0, -10 और Q बराबर A, 0 4, 0। ये कोऑर्डिनेट आपके तैयार हो गए। ठीक है, खा के बाद गा वाला प्रश्न है। गा वाले प्रश्न को जरा देखिए। प्रायिकता का सवाल है, अच्छा सवाल है। एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। ठीक है,
सभी गेंदें एक साइज की हैं। एक थैले में एक लाल, एक गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक रैंडम निकाल लेती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी गेंदें 3 पड़ी हैं, मैंने इसको सॉल्व किया। थैले में कुल गेंदें हैं, एक लाल, एक नीली और एक पीली। कुल गेंदों की संख्या 3 है। पीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता 1 है। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी इसका परिणाम। इसी प्रकार लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगा, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। ठीक है, इसी प्रकार नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए जरा, अच्छा प्रश्न आया है ये। देखिए ये लिखा है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए सेक बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कोसेक A/2। ठीक, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया जरा देख लीजिए। इसको लिखा है त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए सेक बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कोसेक A/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये वैसे इस तरीके से इसको लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर b प्लस सी लिखा है, तो यहाँ पर b प्लस सी बराबर 180 माइनस a लिख दिया मैंने। ठीक, अब दोनों में मैंने भाग लगाया 2 का, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया। ठीक है, और यहाँ पर क्या सेक है, तो मैंने सेक का मल्टीपल कर दिया। सेक b प्लस सी बट्टे 2 बराबर सेक 180 का आधा करेंगे 90 माइनस A/2। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आया जैसे मैंने ये किया है। ठीक, आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कोसेक A/2। ठीक, ये आपका तीसरा पार्ट खत्म हो गया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाएं, लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाएं निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब शांत और अशांत की बात हो रही है, तो शांत में बता दूं कि 2 और 5 की जो संख्याएं होती हैं, 2 नंबर यानी हर में यदि 2 और 5 आ जाए, चाहे कितनी भी बार आए 2 और 5, तो वो संख्या शांत है। बाद बाकी कोई भी नंबर अगर आ जाता है 2 और 5 को छोड़कर, तो वह संख्या अशांत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने शांत और अशांत को मैंने कैसे किया है, इसको ज़रा देख लीजिए आप। देखिए 31/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3, 31 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 31। 4 इंटू 5 25 इंटू 5 5 चौक, ये बना 31। 25 चौका 100 गुणा 50, 31/500। ठीक है, ये संख्या आपकी शांत है, तो यह शांत है क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 की फॉर्म आ गई है। ठीक, ऐसे ही 33/50 है, ये भी संख्या शांत होगी। 50 330, ये इसमें मैंने डिवाइड लगाया है, 5 6 30, 300 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से 30 बचा, 0.0 बढ़ाया, फिर ये 300 बार कट गया। यह भी संख्या शांत है क्योंकि इसके साथ भी अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये इसमें भी यही संख्या बनेगी। ठीक है, ये इसके फैक्टर बनेंगे। अगला देखिए, ये लिखा है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0 और 2,0 और 0,3 है। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 2,0, 0,3 है। मैंने लिखा ABC। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x/2 - x2/3 - 1 प्लस x3/1 - 2 होता है। मैंने यहाँ 1/2 लिखा और इसको हम मान लेंगे x1/1, x2/2 और x3/3। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 - 3 + 2 3 - 0 प्लस 0 0 - 0, तो ये हो गया पूरा 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0, तो ये 2 2 3 जा 6, ये आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 6/2 आएगा ये 3 वर्ग का ही। चौथे का गा देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 का गा, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों मैंने युग्म का अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पर पहले 4x/2x A1/A2, यानी ये जो फॉर्म होता है वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये रेखा के समीकरण होते हैं। अब इसको हमने लिया A1/A2, ये होता है 4/2, ये आ गया 2, और B1/B2
ये ले लिया आपका P/2। अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो A1/A2 की हमने जो फॉर्म सॉल्व करी थी 2 है, मैंने यहाँ 2 रखा, और B1/B2 P/2, तो ये आ गया P इज नॉट इक्वल 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए चौथे का घा। देखिए मध्यिका निकलवाई है इसमें, इस सवाल के अंदर निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन ज्ञात करवा रहे हैं। वर्ग अंतराल 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85, बारंबारता 3 10 20 13 4। क्वेश्चन नंबर चौथे का घा जो है उसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात करो। यहाँ पर जो माध्यक लिखा है 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 है। देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85। ठीक है, बारंबारता ये दी है। मध्यिका जब भी निकाली जाती है, मध्यिका की एक मुख्य पहचान ये है कि संचयी बारंबारता बनाई जाती है। अब वो बनती कैसी है जरा इसको देख लो। मैंने इसको अभी डायरेक्ट लिखा है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। 3 + 10 = 13, और ये 13 + 20 ये हो गया 33, और 33 + 13 ये हो गया 46, और 46 + 4 ये हो गया 50। ठीक है, n रहा 50, माध्यिका वर्ग हो गया 40 55। देखिए यहाँ पर 50 का आधा जो होता है वो होता है 25, और 25 कहाँ आएगा, इसमें तो आ नहीं सकता, इस वाले कॉलम में आएगा, ये 40 55 वाले ब्लॉक में। ठीक है, मध्यिका वर्ग 40 55 वाले ब्लॉक में आएगी। तो L1 आपका 40 हो गया, L2 आपका 55 हो गया, F 20 और C आपका 13 हो गया। ऊपर वाला CF होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसे, संचयी बारंबारता। ठीक है, यहाँ मध्यिका L + L2 - L1/F n/2 - C, 40 + 55 - 40/20 25 - 13। n/2 की आप पूरी वैल्यू लिख सकते हैं या आप 50/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 + 15, 55 में से 40 निकाल दिए मैंने, 15/20 × 12, 40 + 6 46 आंसर इसका हो गया। ठीक है, ये आपका चौथा वाला पार्ट पूरा हो गया। पांचवें पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं। ये पांचवा पार्ट आप देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5वें का सभी खंड कीजिए। यहाँ पर देखिए निम्नांकित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ये लिखा हुआ है निम्नांकित समीकरणों के युग्मों को लिखिए 2ax - by + a + 4b = 0। दूसरा समीकरण है 2bx + ay + b - 4a = 0। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ लिखा है 2ax - by + a + 4b = 0। ठीक है, पहला इक्वेशन है 2bx + ay + b - 4a = 0। दिए गए समीकरण को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हमने लिखा है 2 का मल्टीपल इसमें कर दिया, 2ax - 2by + a + 4b = 0। समीकरण नंबर 1 माना इसको। ठीक है, बस कुछ नहीं किया है, समीकरण के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2bx + 2ay + b - 4a = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमने लिखा है समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा किया। समीकरण 1 में हमने b से किया 2abx - 2b² + ab + 4b² = 0। ठीक है, और फिर नीचे a का गुणा किया पूरे समीकरण में 2abx + 2a² + ab - 4a² = 0। ठीक है, यहाँ पर हमने घटाने पर किया, घटाने पर घटाते हैं तो चिन्हों को बदलते हैं, माइनस 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 और प्लस। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारे पास वो बचा -2b² - 2a² + 4b² + 4a² = 0। ठीक है, ये आपका बच गया। फिर इसके बाद यहाँ से हमने माइनस का y² कॉमन लिया, अंदर बचा प्लस के 2b² + 2a² बराबर, ये सारी संख्या हमने इधर भेजी, -4a² - 4b²। ठीक है, यहाँ से देखिए y बराबर इस पूरी संख्या ये गुणा में रखी है तो इसको हम भाग में पहुँचाएंगे। 4 यहाँ से कॉमन लिया, माइनस का 4a² + b², ये हमारा a है। ठीक है, यहाँ से भी 2 हमने कॉमन ले लिया, ये अब अंदर बचा a² + b²। 2 से ये 2 2 है 4, और a² + b² से पूरा पूरा कट गया, ये y बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, हमने लिखा समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2ax + 2by + a + 4b है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ y का मान रख दिया। ये समीकरण हमारा रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2ax - 2by
2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b। सिर्फ y की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। 2ax माइनस 2 दूनी 4 4b प्लस a प्लस 4b बराबर 0। ठीक है, 4b पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो ये आपस में कट जाएंगे। 2ax प्लस a बराबर 0, 2ax बराबर माइनस a से 1 कट गया। ठीक है, x बराबर माइनस 1/2 और y बराबर 2। ये आंसर x और y के आ गए। अगला क्वेश्चन है खा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर खा क्या लिखा है, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिनका योग 513 है। फिर लिखते हैं 54, 51, 48। दो उत्तर क्यों आते हैं, दो उत्तर क्यों आते समझाइए। यहाँ दी गई श्रेणी 54, 51, 48 डॉट डॉट है। ठीक है, यहाँ पर a बराबर 54, d बराबर 51 में से सार्वंतर निकालेंगे -3, और श्रेणी के पदों का योग जो यहाँ पर लिखा है जिनका योग 513 है, तो Sn बराबर 513। श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 513 बराबर n/2 2 इंटू 54 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है -3। ठीक है, 513 बराबर n/2, 54 दूनी 108 होते हैं, -3 का मल्टीप्लाई किया -3n प्लस 3, 108 और 3 को जोड़ा 111 हो गया -3n। 513 बराबर n/2। ठीक है, यहाँ पर इसका गुणा किया 1026 बराबर n इंटू 111 माइनस 3n²। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर 3n² माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। 3 यहाँ से कॉमन लिया हमने, n² माइनस 37n प्लस 342 बराबर 0। n² 37 के यहाँ पर हम 342 के फैक्टर करते हैं तो ये 18 और 19 आते हैं, लेकिन जोड़ कर लाने हैं तो 18 और 19 होते 37। यहाँ पर n² माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 बराबर 0। n यहाँ से कॉमन ले लिया, n माइनस 18, 19 यहाँ से कॉमन लिया, n माइनस 18, ये दोनों समीकरण आ गए। फिर यहाँ पर देखिए n माइनस 18 और n माइनस 19 बराबर 0, n बराबर 18 हो गया। ठीक है, 19, देखिए 18 और 19 ये दो पद आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा था दो उत्तर क्यों आते समझाइए। तो मैं यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि 18 तो आ ही रहा है लेकिन 19 भी आ रहा है। 19 मैंने रखा है a19 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यहाँ पर प्रथम पद हमारा 54 था, जो मैंने 54 रख दिया, यहाँ से निकाला था प्रथम पद अपन ने, a बराबर प्रथम पद। ठीक है, 54 रख दिया प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो 54, 19 में से 1 घटाया 18 बचे, 18 तिया 54 होता है, 54 में से 54 घटाया 0 आ गया। यह 18 पदों का योग साथ ही साथ 19 पदों का योग भी 513 ही आ रहा है। लिखते हैं, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, एक शंकु है जिसके नीचे एक अर्धगोला लगा है। जैसे आपने बच्चों वाला गेम देखा होगा जो बैलेंस्ड वाला गेम होता है, जिसे कितना भी झुका दो एक साथ रहता है, ऐसा ही ये एक तरह का एक बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, माना शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या स्मॉल r हमने मानी है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r² कैंसिल कर दिया, तो l बराबर 2r आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने शंकु का फॉर्मूला लगाया, l² बराबर h² प्लस r²। l की वैल्यू जो यहाँ से 2r निकल गई वो हमने यहाँ रखी, 2r का होल इसका 4r², r² का हमने यहाँ पर पक्षांतर किया, तो ये -r² बराबर h² आ गया। 4r² में से r² हमने निकाल दिया, 3r² बराबर h², तो r² बट्टे h² बराबर 1/3 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्क्वायर हटाएंगे तो यह 1/√3 बन जाएगा। इन त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 1/√3। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए, पेपर से मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, देखिए यहाँ पर 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार, देखिए यहाँ पर भवन है और मीनार है, दोनों आमने सामने हैं। शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, ठीक है, कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पहले शीर्ष का दोनों शीर्षों से, शीर्ष को शीर्ष से अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाया है, ये हमारा घर बना हुआ है, ये हमारी मीनार बनी है। मीनार हमेशा मकान से ऊंची होगी। ठीक है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में
बिल्कुल अच्छे से बैठा लें। हमेशा घर छोटा होता है और मीनार, लट्ठा, पहाड़, पर्वत, चोटी, इन सब की लंबाई बड़ी होती है। यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है 60 मीटर ऊंचे भवन, 60 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचे भवन के शीर्ष से, भवन का शीर्ष ये है, शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद, मीनार का शीर्ष ये है, शीर्ष के पाद से अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है, ठीक है। शीर्ष ऊंचे भवन के अवनमन कोण से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद करिए, ये 60 हो गया आपका, ये 30 हो गया। यहाँ से पूरे मीनार, मैंने लिखा है यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मीनार और भवन h मीटर, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरी 60 है और पूरी h है, तो h में से 60 घटाएंगे, ये इतनी आ जाएगी h माइनस 60। मैंने यहाँ लगाया फॉर्मूला त्रिभुज ABE में, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया त्रिभुज AB और E में। tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है हमारा AB और आधार है हमारा BE, ठीक है। h लंब हमारा h माइनस 60 हो गया और आधार BE है जो हमने x माना है, ठीक। 1/√3 h माइनस 60/x, x बराबर √3 h माइनस 60, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हमने दूसरा ट्राइंगल लिया DCE में, tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार, DE/CD, tan 60 की वैल्यू तो √3, लंब हमारा है ये, भवन की ऊंचाई ये 60/x हो जाएगा। यहाँ पर 60/√3, इसका परमीकरण कर दिया, ठीक है। 3 दूनी 6, 20 √3 मीटर आ गया। अब इस x का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 20 √3 बराबर √3 h माइनस 60, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 20 बराबर h माइनस 60, 60 को उधर लेगा, 20 + 60 बराबर h बराबर 80 मीटर आ गया। मीनार की ऊंचाई h 80 मीटर है, ठीक है। ये आपका 5वें का घा पार्ट खत्म हो गया। अब 6वें के का पार्ट पर हम चलते हैं। 6वें का का पार्ट कितना मज़ेदार प्रश्न है, आप इस प्रश्न को ज़रा देख लीजिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या खास बात आपको नज़र आ रही है, मैं आपको बता दूं जरा। निम्नलिखित बहुत सारे बच्चों ने, आज मैं जब ड्यूटी दे रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। आप देख लीजिए इसको कि इसमें मिस्टेक हो कहाँ रही है, कहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है। लिखा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या लिखी है। यहाँ लिखा है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। सब में 5, 10, 15 यानी 5 का डिफरेंस है। ये चलेगा कहाँ से, 0 से चलेगा 5, ठीक है। 5 से चलेगा 10, 10 से चलेगा 15, 15 से चलेगा 20 और 20 से चलेगा 25, 25 से चलेगा 30 और 30 से चलेगा 35 और 35 से चलेगा 40। अब यहाँ कलाकारी की क्या बात है, जो थोड़ा सा प्रश्न उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड क्या किया, छात्रों की संख्या लिखी है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। ऐसा कब होता है, ये देख रहे हो, बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने अंक दे दिए हैं। बढ़ते हुए क्रम में जब अंक दे देते हैं तो वह बारंबारता नहीं होती, वो होती है संचयी बारंबारता, जिसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF कहते हैं। इसे हमें फ्रीक्वेंसी में बनाना है। अब इसको हमें फ्रीक्वेंसी से कैसे बनाना है, 0, 5, 5, 10, 10, 15। यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है, छात्रों की संख्या लिखी है, ये संचयी बारंबारता है। इसकी आवश्यकता हमें मध्यिका में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समांतर माध्य में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी जगह हमें बारंबारता चाहिए, लेकिन ये संचयी बारंबारता बनी है। इसकी मुख्य पहचान ये होती है कि ये बढ़ते हुए क्रम में होती है, 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। लेकिन बारंबारता हमेशा बढ़ते और घटते दोनों क्रम में होती है। तो आइए हमने इसको कैसे किया है, अब इसको आप समझ लो इस कागज़ पर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मैंने प्राप्तांक लिखा है 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 40, ठीक है। छात्रों की संख्या ये क्वेश्चन में पहले से दी है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 3 - 0, 3, ठीक है। फिर 10 में से 3 को निकालेंगे, मैंने ये निकाला 7 बचे। फिर 25 में से 10 को निकालेंगे 15, फिर 49 में से 25 निकालेंगे 24, 65 में से 49 निकालेंगे 16, 73 में से 65 निकालेंगे 8, 78 में से 73 निकालेंगे 5 और 80 में से 78 घटाएंगे 2। आपको बात मेरी समझ में आ रही है, मैंने ये फ्रीक्वेंसी बना ली।
अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। 0 और 5 के बीच में 5 का फर्क है, तो 5 का आधा करेंगे 2.5 और इस वाले अंक में यानी लोएस्ट लिमिट में इसको जोड़ देंगे। इस पहली वाली को लोएस्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर। तो इसमें 5 का फर्क है, 0 और 5 के बीच में 5 अंकों का फर्क है। 5 का आधा करेंगे 2.5 आएगा और 2.5 सभी वाले अंकों में, आगे वाले अंकों में ऐड करेंगे। तो 0 में 2.5 अंक ऐड करेंगे तो 2.5 आएगा। 5 में 2.5 किया 7.5, 10 में 2.5 किया 12.5, 17.5, 22.5, 27, 32 और 37 ये आ गया। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये कल्पित माध्य है, वैसे तो इसका एक नियम ये है, वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। ठीक है, तो हमने 8 में यह 22.5 को कल्पित माध्य ए मान लिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये पद विचलन विधि है, एक्स आई माइनस ए, 2.5 में से 22.5 घटा दिए, माइनस का 20, इस तरीके 22.5 सबके में से घटा दिए। ठीक है, तो सबके में से घटाते हैं तो ये 2.5 में से 22.5 घटाया, 7.5 में से 22.5 घटाया, 12.5 में से 22.5 घटाया, 17.5 में से 22.5 घटाया, 22.5 में से 22.5 घटाया। ये जो संख्या दशमलव वाली थी इसको ख़त्म करने के लिए ऐसा कार्य किया है। ठीक है, 27.5 माइनस 22.5 बराबर +5, 32.5 माइनस 22.5, 37 माइनस 22.5। ये सारे अंक देखिए 20, 15, 10, 5, 5, 10, 15 इस तरह के ये अंक हमारे सामने आ गए। यहाँ पर जो अंक कॉमन है जिसका सबसे डिवाइड हो जाएगा वो 5 है। तो हमने क्या किया, इससे पहले डी माना था, फिर UI DI/H यानी H का भाग लगाया, 5 का भाग लगाया, 5 20, 5 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए फ्रीक्वेंसी FI और UI, 3 गुणा 4, 4 तिया 12, फिर 7 गुणा -3 21, फिर 15 गुणा 2, 15 दूनी 30, 24 गुणा -1 -24, 16 गुणा 0, फिर 8 गुणा 1 8, 5 गुणा 2 10 और 2 गुणा 3 6। अब माइनस वाले इकट्ठे कर लिए और प्लस वाले इकट्ठे कर लिए। ठीक है, माइनस माइनस के इकट्ठे करे 87 और प्लस प्लस के इकट्ठे करे 24। ठीक है, आपको समझ में आ रही। फिर 87 में से 24 घटाए तो ये माइनस का 63 बचा। अब जरा यहाँ समझ लो जरा थोड़ी सी बात। देखिए समझना क्या है, समांतर माध्य बराबर x बार a प्लस समेसन FI UI अपॉन समेसन FI गुणा H। देखिए यहाँ पर a प्लस आ गया क्योंकि हमने सवाल के अंदर प्रॉब्लम के अंदर a को घटाया है तो समीकरण में हमने a जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए h का भाग लगाया है तो h का गुणा कर दिया। अब यहाँ वैल्यू रखी, a हमारा 22.5 था और FI UI 63 आया माइनस का, ये रखा। FI हमारा 80 है, ठीक है 80 और गुणा h हमारा 5 है। 5 से हमने 80 को कैंसिल किया, 16 बार गया, 16 का 63 में भाग लगाया, ये आया 3.9375। 22.5 माइनस 3.9375, 22.5 माइनस 3.94 घटाया, ये आया 18.56। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, चौथे का खा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का खा क्या है, ये खा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे का खा जो है बहुत ही सिंपल प्रश्न इन्होंने दे दिया 4 नंबर के अंदर। देखिए ये लिखा है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है, अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर गुणा करेंगे अंश और हर में। ये किया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्म कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब दोनों पे स्क्वायर लगाया तो इसको क्या किया हमने, ब्रैकेट के अंदर बंद करके इस पे भी स्क्वायर पूरे पे लगा दिया। अब इसको सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये होल स्क्वायर तैयार हो गया। यही हमें निकालना था RHS। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, चौथे का गा। ये प्रश्न अच्छा आया है इस एक्सरसाइज इस पेपर के अंदर, ये प्रश्न अच्छा है। देखिए जरा,
ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई हैं जो वृत्त को पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करती है। सिद्ध करो एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। प्रश्न को समझ लेना, अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ लिखा है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई हैं जो वृत्त को पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध करो एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। ओ वृत्त का केंद्र है, मैंने यहाँ लिखा है, दिया है दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू हैं जो पी और क्यू को स्पर्श करती हैं। ठीक है, सिद्ध करना क्या है, एंगल पी टी क्यू, ये पूरा एंगल सिद्ध करना है 2 एंगल ओ पी क्यू। सबसे पहले हमने रचना का चरण किया, ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है, ये एक प्रमेय है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा ओ पी परपेंडिकुलर है, देखिए क्वेश्चन को, ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी, ओ पी इस रेखा पर परपेंडिकुलर, यानी ये जो बनना है वो 90 बनना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, एंगल ओ पी टी 90 है। ठीक है, ये लिखा है। ठीक, अब हमने इसको क्या किया, एंगल ये पूरा 90 बन गया। यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं, मैंने पी को क्यू से मिला दिया, ओ पी एम और एम पी टी, ये दो ट्रायंगल बने, ओ पी एम और एम पी टी, पूरे दोनों, ये पूरा 90 है, किसका है, ओ पी एम और एम पी टी मिला के। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, देखिए समकोण त्रिभुज टी पी एम में, टी पी एम में ये भी 90 बनना है, क्या बनना है, 90 बनना है। तो हमने क्या किया, एंगल पी टी एम प्लस एम पी टी कितना है, यानी दो कोणों का योगफल कितना है, 90 है, ये 90 बना लिया। बात समझ में आई आपको, समझने की कोशिश करिए। देखिए समकोण त्रिभुज टी पी एम में, वैसे टी एम पी होना चाहिए, टी एम पी, क्योंकि ये एम 90 है, ये इस तरीके से बनना है, इस तरीके से, ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसका योगफल 90, यानी ये और ये दोनों का योगफल कितना है, 90, यानी टी और पी, देखिए यहाँ पर टी और पी आ रहा है, एंगल पी टी एम और एंगल एम पी टी दोनों का योगफल 90। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए। फिर इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, एक में से 2 घटाया, देखिए जरा एम पी टी कट गया। ठीक है, ये मैंने घटाया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद क्या किया, 90 से 90 कट गया, ये बचा एंगल ओ पी एम माइनस एंगल पी टी एम बराबर 0। फिर ओ पी एम बराबर पी टी एम। अब जरा देख लीजिए रहा, ओ पी एम और पी टी एम, यानी ये वाला ओ पी एम, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमने लिखा इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी एम ये है ओ पी एम। तो हमने जरा ये रेखा को आगे बढ़ाया और लिखा ओ पी क्यू। फिर ये लिखा था पी टी एम, पी टी एम, एंगल ओ पी क्यू बराबर, देखिए चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए, ओ पी एम को बोल दीजिए, चाहे आप ओ पी क्यू बोल, एंगल तो यही है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ओ पी एम बराबर पीछे वही है पी टी एम, समीकरण नंबर 3 बना लिया। इसी प्रकार एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी ओ, इसको भी आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया और इसको भी पी टी ओ, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर जरा देखिए, अब देखिए जरा, समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी ओ, एंगल ओ पी क्यू इसकी बात कर रहे हैं, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी ओ, यहाँ तक लिया था। अब इसमें क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया दोनों पक्षों में। जब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर पी टी ओ को हमने 2 पार्टों में लिख लिया, पी टी ओ। अब यहाँ जरा देखिए, 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी ओ, और पी टी ओ ये एंगल पी टी ओ बराबर क्यू टी ओ, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं जो आपस में बराबर होती हैं। तो पी टी ओ की जगह हमने लिखा क्यू टी ओ,
ठीक। और पी टी ओ और क्यू टी ओ दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा पी टी क्यू। ठीक, तो इसको लिखा है एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। ये आपका तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर। छठवें का घा देखिए आप। छठवें का घा क्या कह रहा है क्वेश्चन। छठवें का घा है एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 3 सेमी है। ज्ञात करो कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। अब यहाँ जरा देखिए क्वेश्चन नंबर। देखिए एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 है। मैंने यहाँ लिखा माना धातु के गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है, ऊंचाई स्मॉल एच है। माना धातु के गोले को पिघलाकर एन शंकु प्राप्त होते हैं। धातु के गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है जिसकी हमने वैल्यू है 10.5। ठीक, शंकु के गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है जिसकी वैल्यू है 3.5 और ऊंचाई है एच। धातु के गोले का आयतन बराबर एन इंटू शंकु का आयतन। ठीक, धातु के गोले का आयतन, धातु गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया। ठीक है, ये बचा 4r³ बराबर एन इंटू आर स्क्वायर एच। अब 4 इंटू आर क्यू, आर बराबर 10.5 10.5 10.5, ये हो गया एन इंटू आर की वैल्यू है 3.5 3.5, एच कितना है 3। ठीक है, 4 इंटू 10.5 10.5 10.5 और 3.5 3.5 इंटू 3 का भाग लगाया तो 35 तिया होते 105, दशमलव से दशमलव हटा दिया, 35 तिया 105 और 3 को काटा 3.5 आ गए। फिर इसका गुणा किया 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3.5 बराबर एन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके 12 गुणा 10.5 ये आ गया 126। शंकुओं की कुल संख्या 126। नेक्स्ट पार्ट है सेवेंथ पार्ट। सभी खंड कीजिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी में से आता है और एक कुछ 2 खंड है, 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन हमें अपने को दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए बहुपद x पे पावर 4 माइनस 3√2x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4 के सभी शून्य प्राप्त कीजिए। ये हमने फास्ट ट्रैक पेपर में बताया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न था और जो आपके सामने आ गया पेपर में। इसके 2 मूल देखिए √2 और 2√2 है। यहाँ पर घात 4 दी है। ठीक है, कितनी दी है 4, तो इसके 4 शून्यक निकलेंगे यानी 4 मान आएंगे। अगर घात 2 होती तो 2 मान आते, अगर घात 3 होती तो 3 मान आते। इसी प्रकार यहाँ पर 4 हैं तो 2 पहले से इन्होंने में दे रखे हैं, 2√2 और 2√2। अब यहाँ जरा देखिए क्वेश्चन को मैंने करा कैसे है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। f(x) रहा, ये वैल्यू लिखी है, इसके 2 मूल पहले से दिए हैं, 2 शून्यांक लिखो या मूल लिखो। अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर 2√2। ठीक है, x² माइनस बहुपदों का जो द्विघात समीकरण बनाया जाता है 2 मूलों की सहायता से, ये लिखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस √2 प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा 3√2x और 2√2 हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये समीकरण का हम भाग लगाएंगे इसमें। ठीक, इस वाली संख्या में तो यहाँ पर घात 4 है और यहाँ पर घात 2 है, x² बार जाएगा। x² x पर पावर 4 माइनस 3√2x³ प्लस 4x² घटाएंगे, ये कट गया। 4x² में 3x² माइनस x² प्लस 3√2x माइनस 4, ये आपका दोबारा से -1 बार जाएगा। x² प्लस 3√2x माइनस 4, x² से x² कट गया और 3√2 से 3√2x ये पूरा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए x ये बचा और ये बचा, इसके हम फैक्टर करेंगे x² माइनस 3√2x प्लस 4 x प्लस 1 x 1, ये चीज़ आ गई। अब इसके गुणनखंड जब करोगे तो क्या आएंगे x माइनस 1 x प्लस 1, तो x बराबर 1 और x बराबर -1, यानी 2 जो शून्य आएंगे वो आएंगे 1, -1, √2, 2√2 होंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए इसका अथवा वाला। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 12 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, माना नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई, नाव की धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई। ठीक है, चाल और दूरी बट्टे समय लगाया। 30 किलोमीटर धारा विपरीत जाने में लगा समय,
30/x माइनस तथा अनुकूल जाने में लगा समय 40/x प्लस वाई। दोनों को जाने में कितना समय खर्च हो रहा है? 10 घंटे का समय खर्च हो रहा है। दोनों जाते हैं और आते हैं, दोनों में 10 घंटे का। दूसरी शर्त क्या थी कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा अनुकूल। तो 40/x माइनस वाई और 55/x प्लस वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 1 और 2। अब इसको अब देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई। तो यहाँ क्या करेंगे? तो 1/x माइनस वाई बराबर a और 1/x प्लस वाई बराबर b। ठीक है, ये हमने माना। तो ये समीकरण हमारा बना 30a प्लस 44b बराबर 10 और 40a प्लस 55b बराबर 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और 4 में हमने समीकरण 3 में 4 का और समीकरण 4 में 3 का गुणा किया। 120a 176b 40, 120a प्लस 165b बराबर 39। यहाँ से हमने घटाया 76 में से 65 घटाया 11b, 40 में 39 1, b बराबर 1/11। फिर b बराबर 1/11 समीकरण 3 में रखा। समीकरण नंबर 3 हमारा जो है वो हमारा है समीकरण नंबर 3 ये वाला, 30a प्लस 44b बराबर 10। यहाँ पर रखेंगे 30a प्लस 44b, b बराबर 1/11 बराबर 10, 11 चौक 44, ये कट गए। ठीक है, अब ये 30a प्लस 4 बराबर 10, 10 में से 4 घटाए 6 बचे। a बराबर 6/30 अर्थात 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। a बराबर 1/5 आ गया। अब हमारा जो सवाल था वो x माइनस वाई में था, ना कि a और b में। तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/5, x माइनस वाई बराबर 5, 1/x प्लस वाई बराबर 1/11, x प्लस वाई बराबर 11। समीकरण 5 और 6 को फिर से सॉल्व किया। x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल कर लिया। 2x बराबर 11 5 16, x का भाग लगाया 2 8 जा 16, x बराबर 8 आ गया। फिर x की वैल्यू चाहे समीकरण 5 में रख दो चाहे समीकरण 6 में रख दो। हमने 5 में रखी, x माइनस वाई बराबर 5, 8 माइनस वाई बराबर 5, 8 माइनस 5 यानी माइनस वाई 8 को उधर भेजा, 5 माइनस 8 ये -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई बराबर 3। यानी नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका देखिए लास्ट 7वें का खास सवाल। 7वें का खास सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी संभावित त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। आज सारे प्रश्न NCERT से ही आए हैं। एक किसी संभावित त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC सिद्ध करो 9AD² बराबर 7AB²। अब यहाँ जरा देखिए किसी संभावित त्रिभुज है। संभावित त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा माना AB, BC और CA सबकी भुजा हमने 6x 6x और 6x मानी है, क्योंकि BD बराबर 1/3 BC लिखा है। BD बराबर 1/3 BC, तो ये हमने भुजा निकाल ली 2x। ये ऐसा इसलिए माना है कि 3 का डिवाइड आराम से 6 में चला जाएगा। ठीक है, BE बराबर EC बराबर BC/2 अर्थात 6x, ये आ गया 3x। BE और EC बराबर 3x। संभावित त्रिभुज में लंब आधार को समद्विभाजित करता है, लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो DE बराबर BE माइनस ED ये वाला है। ठीक है, 3x माइनस 2x बराबर x DE। पाइथागोरस प्रमेय में AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर धन BE का स्क्वायर, ये आ गया AB स्क्वायर बराबर AD माइनस BE प्लस BE²। AB हमारी 6x का होल स्क्वायर है, AD स्क्वायर माइनस x² प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर ये AD आ गया 6x हो गया 36x² प्लस x ये उधर भेजा प्लस x² हो जाएगा। 36 और 1 37, 37 में से 9 घटाओ 28x²। ठीक है, ये बन गया 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ 9AD², 9 गुणा 28x²। इस प्रश्न में यही ट्रिक है कि इसको हमें 28 को तोड़ के लिखना पड़ता है। 7 गुणा 4 7 चौक 28। ठीक है, तो 9 चौक 36x²। तो 36 जो है वो एक भुजा की लंबाई है जिसे 6x कहते हैं, 7AB², इसलिए ये प्रश्न कुछ खास है। अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का जो आप रचना के रूप में दिया है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी लिखा है, AB बराबर 5 सेमी। यहाँ पर अंतिम सवाल को हम कर रहे हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेमी है और AB
आपका 5 सेमी है और एंगल ए बी सी 60 अंश है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ देखिए बी सी बराबर 6 सेमी दिया है। ठीक है, और एंगल ए बी सी 60 अंश है, तो इसी पे हम पटरी प्रकार से 60 अंश बना लेंगे। ठीक, ये 60 अंश हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 5 सेमी खींचना था। 5 सेमी का चाप लगाएंगे। ठीक है, इसको फिर इससे मिला देंगे। ये मिल गई। ठीक है, ये बन गया ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी नहीं जिसमें बी सी 6 सेमी है, ए बी 5 सेमी है। ठीक है, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। अब इसको ये नीचे हमने खींच दिया। अब ये 3/4 गुनी है, यानी इसके एक निश्चित दूरी लेकर एक 4 पार्ट खींचेंगे। एक, दो, तीन और 4। ठीक है, 3/4 गुना है, तो तीसरे को तो हम इससे मिला देंगे। ये मिल गया। ठीक है, और चौथे को मिलाने के लिए यहाँ पर इसके नाम देंगे B1, B2, B3, B4। आगे कोई काम है नहीं। X मान लेंगे इसको। ठीक, पिछली वीडियो में भी हमने इस सेट स्क्वायर की बात करी थी। अब हम इस सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अब हमें चौथे पॉइंट तक इस सेट स्क्वायर को खींच के लाना है। ये आ गया चौथे पॉइंट तक। ठीक है, और इसके समानांतर हम ये इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। ये इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक, अब इसके समानांतर फिर रेखा खींचेगी। ये रख लिया सेट स्क्वायर। अब इसको धीरे धीरे सरकाएंगे। ठीक है, और फिर इसको खींचेंगे। ये बन गया आपका, इसका नाम देंगे ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। ये ए बी सी है, बी सी बराबर 6 सेमी, ए बी 5 सेमी है। ठीक है, इसके समानांतर 3/4 गुना है, तो चौथे त्रिभुज का ये बन गया ए डैश बी बी डैश, और अभिष्ट त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, रचना के चरण लिखने के लिए रचना के चरण अगर लिखते हैं तो रचना के चरण में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले बी सी एक रेखा खींची, लिख दे रहा हूँ रचना के चरण।
पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, BC बराबर 6 सेमी रेखा खींची। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु BA B से AB रेखा खींची जिसकी माप 5 सेमी है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट, बिंदु B से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची जिस पर B1 B2 B3 एक निश्चित दूरी भरकर प्रकार में BX रेखा पर चाप लगाया। B1 बराबर B1 B2 B2 B3 और B3 B4, इन सभी की लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। अतः A', का त्रिभुज ABC समरूप है। फ्रेंड्स देखिए, अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है आपकी तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। कोशिश की है आपके लिए पेपर को सॉल्व करने की। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय को ज़रूर रखें। ठीक है। अगर प्रश्न सॉल्व पेपर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।